हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड और डीएलएड एंट्रेंस से रिलेटेड जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते हैं। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनमें कि क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी और जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ जो है थोड़ी सी इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो इनका जो हमने आपका यहाँ हेडिंग है, विद्यालय में शिक्षण अधिगम पर्यावरण। ठीक है, अधिगम हम किसे कहते हैं, यानी कि लर्निंग को कहते हैं। सीखना और सिखाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि शिक्षण यानी कि पढ़ना और पढ़ाना ही है क्या, यानी कि शिक्षण। तो विद्यालय में हम पढ़ने पढ़ाने के लिए जो चीज भी सिखाते हैं उनका पर्यावरण कैसा होना चाहिए, उनसे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, तो भाषा के अर्जन और विकास के लिए बच्चे सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि की अगर बात कही जाए तो ये है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आप सभी जानते हैं बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। तो 6 से 9 साल जो होता है वो क्या होता है, पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जाना जाता है। और 9 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको हम उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो है बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में 25 से लेकर के 30 शब्दों को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हम लोग चलेंगे, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग, कोल वर्ग है भाई, यहाँ कोहल वर्ग कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक है, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है, जैसे कि पहला है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ठीक है, तो यहाँ जो हम चलेंगे, लॉरेंस कोहल वर्ग का एक सिद्धांत है जिसको कि नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंध अभिविन्यास पर क्या है, आधारित है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने मतलब कि ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अंतर्गत जो है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, तो ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात है भाई, तो इसमें हम देखते हैं क्या, यानी कि आज्ञा पालन और दंड की बात जो है कौन कहे हैं, कोहल वर्ग महोदय ने कहे हैं। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में आज्ञा पालन और दंड की व्यवस्था है, और दंड की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य है, कोहल वर्ग का कहना था कि अगर आप समाज के नियम कानूनों को नहीं मानते हैं, आपकी नैतिकता अगर सामाजिक रूप से नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या होता है, यानी कि दंड दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप सामाजिक नीतियों का, नैतिकताओं का अगर पालन करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो आज्ञा का क्या करना पड़ता है,
पालन करना पड़ता है। और दूसरा था किस पर? अहंकार। दूसरा था किस पर? अहंकार। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो है दो तरह की नैतिकता क्या होती है? आती है, जिसमें कि सबसे पहला है आज्ञा पालन और दंड की व्यवस्था, दूसरा है अहंकार की व्यवस्था। फिर दूसरा स्टेज इनका आता है कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में हम बच्चा क्या देखते हैं? इसमें जब बच्चे की प्रशंसा की जाती है, ठीक है, यानी कि ये प्रशंसा की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? कन्वेंशनल स्टेज प्रशंसा की अवस्था होती है, ठीक है। दूसरा जो स्टेज होता है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो है यानी सम्मान, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की बातें होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, और तीसरा जो हो जाता है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो बच्चा होता है, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? यानी कि सबसे पहली बात सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या देखते हैं? सामाजिक अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास। और दूसरा बात जो हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि एक होता है विवेक की अवस्था, इसको हम विवेक की अवस्था होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है यानी कि कोहल वर्ग के द्वारा यानी नैतिक विकास सिद्धांत में कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि नैतिकता का विकास जो है ये 3 स्तर जो है, जिसको कि हम परंपरागत यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत कहते हैं। यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है ये क्या होती है? यानी कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में आज्ञा पालन और दंड की व्यवस्था होती है, और अहंकार की जो बातें होती है ये इसी में होती है, यानी कि पूर्व परंपरागत में। उसके बाद है भाई कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत स्तर, ठीक है। परंपरागत स्तर में बच्चा प्रशंसा की अवस्था रखता है, ठीक है, और इसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भी अवस्था कहते हैं। फिर कोहल वर्ग का जो तीसरा स्तर है वो है उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कि सामाजिक अनुबंध और विवेक का क्या होता है? यानी कि विवेक का क्या करना यानी कि अवस्था होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कहते हैं कोहल वर्ग के नैतिकता सिद्धांत को जाना। तो इसलिए जब ये कॉन्सेप्ट हो गया तो यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ लड़की की अपेक्षा अगर लड़कों पर ध्यान देता है तो इसको कहते हैं जेंडर पक्षपात यानी कि लिंग पक्षपात। ठीक है, यानी कि लड़कों का वो ज्यादा क्या ले रहा है? पक्ष ले रहा है, और लड़कियों को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ठीक है, तो यहाँ हम चलेंगे कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादी और जेंडर भूमिका अनुरूपता को अगर कम करने के लिए कौन सी पद्धति अगर प्रभावशाली होगी, तो इसमें सबसे जो पहला हम देंगे बच्चे, ये देंगे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। यानी कि आपको क्लास में बच्चे को
बताना होगा कि लड़का लड़की दोनों क्या हैं, समाज के दो पहिए हैं, तभी समाज रूपी रथ क्या हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए भाई कोई ज्यादा या कोई कम नहीं है, दोनों क्या है, समान है। दोनों कंधे से कंधे मिला करके क्या करिए, आगे बढ़िए, डेवलप करिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। नहीं, विशिष्ट भूमिका जेंडर रूपी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देना है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना नहीं, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना नहीं। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो अभी जस्ट आपको बताए थे, तो ये है कौन, वाइगोवस्की। ठीक है। तो वाइगोवस्की ने जो है सामाजिक विकास सिद्धांत के आधार पर, सामाजिक विकास सिद्धांत के आधार पर जो है किसी भी बच्चे का विकास जो है वो सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है, यानी कि और साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि मतलब कि कई सामाजिक पारिस्थितिकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव दिया किसके द्वारा, तो लेव वाइगोवस्की के द्वारा। ठीक है। चलिए, इन्होंने भाषा और विचार को जो है सबसे ज्यादा मतलब कि प्रथम श्रेणी में रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नहीं है, कौन सी प्रजातांत्रिक नहीं है। पहला है सामूहिक परिचर्चा, बिल्कुल ये प्रजातांत्रिक नहीं है। दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, ये भी पर्सनल है। सहभागी विधि, ये भी क्या है, पर्सनल है। उसके बाद है नेक्स्ट व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि जो कि क्या होती है, प्रजातांत्रिक होती है। ठीक है। तो प्रजातांत्रिक नहीं होती है, सॉरी यहाँ नहीं है, प्रजातांत्रिक व्याख्यान विधि नहीं होती है। बाकी ये सारे प्रजातांत्रिक होते हैं। कुछ भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो सभी के लिए होते हैं। सहभागिता भाई सबकी होती है। समूह में हर जाति हर वर्ग के लोग क्या होते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए व्याख्यान में कोई भी जो है ये डेमोक्रेटिक होता नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो नहीं है उनको देखना है। पहला कह रहा है, तो ब्लूम महोदय ने, बी.एस. ब्लूम महोदय ने, यानी कि एजुकेशनल क्लासिफिकेशन का श्रेय ने जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ठीक है। किसका, तो शैक्षिक उद्देश्यों का, बी.एस. ब्लूम ने। ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का जब बच्चे वर्गीकरण किए थे तो कहा कि शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण 3 प्रकार से हैं। कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से हैं। सबसे पहला है भाई क्या, ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। दूसरा है क्या, भावात्मक पक्ष। और तीसरा है भाई क्या, तीसरा है आपका मनोविश्लेषणात्मक पक्ष, मनोविश्लेषणात्मक पक्ष। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद इमोशनल या अफेक्शन डोमेन, और तीसरा होता है साइको एनालिटिकल डोमेन। ठीक है। तो ये 3 पक्ष बताए थे। ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है कि ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष, तो भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है भाई। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है व्यवस्थापन, तीसरा है अनुक्रिया, चौथा है क्या, आग्रहण। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष के जो है इन्होंने क्या किए थे, ज्ञान से क्या होता है भाई, तो ज्ञान से जो है वो क्या होता है,
तो संज्ञान से क्या होता है, बोध होता है, ठीक है, बोध होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इनके जो है 6 पक्ष हैं और इनके जो है 6 पक्ष हैं और इनके जो है 5 पक्ष हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ब्लूम महोदय ने कहा था। तो ज्ञानात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि यहाँ हम ये देखेंगे कि भावात्मक पक्ष में ये ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। बाकी व्यवस्थापन होगा, ज्ञान वाला पक्ष जो है ज्ञानात्मक पक्ष में होगा और आग्रहण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। अवबोध स्तर बिल्कुल है भाई, परावर्ती स्तर होंगे कि नहीं, बिल्कुल है। अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, स्मृति स्तर है, ठीक है। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, टीचिंग के 3 क्या है, 3 लेवल है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और हम क्या बोलते हैं, परावर्ती स्तर, ठीक है। तो चलिए कौन नहीं है, तो अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104 में। 104 कह रहा है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच की संगति है। अधिगम प्रक्रिया जो है वो उद्दीपन के बीच की क्या है, संगति है, ठीक है। तो पशु, पूर्व अनुभव, व्यवहार या अनुक्रिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं ये स्टिमुलस के बीच क्या करता है, अनुक्रिया करता है। लर्निंग हम तब करते हैं जब हमारे अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जब क्या होती है, यानी कि अनुक्रिया पे आधारित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया जब आपस में बॉन्डेज होते हैं तभी कोई कार्य क्या होता है, क्रियान्वित होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, तो बीच की संगति क्या कहलाती है, तो अनुक्रिया कहलाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, या आप इसे जो है क्या बोल सकते हैं, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉन्डेज बनाते हैं। तो अनुक्रिया को हम रेस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रेस्पॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। पहला है निगमन, आगमन, समस्या समाधान या प्रश्नोत्तर। तो नियम से उदाहरण की ओर चलना निगमन विधि कहलाता है, उदाहरण से नियम की ओर चलना जो है आगमन विधि कहलाता है, और प्रगति की बात होती है, समस्या समाधान की ओर चलना, इससे क्या होता है, बालक की प्रगति सुनिश्चित होती है। और है भाई प्रश्नोत्तर। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। राइट आंसर क्या है, प्रगतिवादी सिद्धांत पर समस्या समाधान विधि क्या होगी, चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम बच्चे देखेंगे कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल जो है ये क्या है आपका, सही है कि जब खंड या संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, बिल्कुल कि स्थानीय संदर्भ के अंतर्गत हर प्रकार के व्यक्ति क्या हो, उपलब्ध हो, ठीक है। फिर है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का जो है प्रथम पद क्या होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म होता है सूक्ष्म शिक्षण का वो प्रस्तावना होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चे आप सभी समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मतलब कि क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर बिल्कुल है भाई। फिर उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी है। दृश्य से अदृश्य की ओर, हाँ है। उसके बाद निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, तो निगमन से आगमन की ओर नहीं है बल्कि आगमन से निगमन की ओर। तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, यानी कि स्किल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा जो है उपयोगी है, यानी कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि कौशल अंतरण जो है यानी मतलब स्किल ट्रांसफॉर्मेशन या स्किल जो मतलब कि एनालाइजिंग पावर जो होती है, ये एक क्या है, गति है। ठीक है, ना कि ये उद्देश्य है। यानी जो इन्वायरमेंट से जितना इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, उतना लर्निंग करेगा, और जितना लर्निंग करेगा उतना ही अधिक उसकी स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। यानी कि ये एक उनके अंतरण में क्या होगी, एक गति प्रवाह होगा। ठीक है, फिर है रेखीय अभिक्रम है, नहीं, रेखीय अभिक्रम नहीं है, रेखीय गति से नहीं चलती है कोई स्किल। शाखित अभिक्रम है, नहीं, ब्रांच्ड भी नहीं होती है। फिर तैयारी और अर्जन, नहीं, इसके लिए स्किल के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। ये स्किल जो होती है हर व्यक्ति की क्या होती है, यानी कि प्रतिभा रुचि को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो कि हर बच्चे के अंदर क्या होती है, यानी कि क्रिएटिव बच्चे खास करके क्या होते हैं, उसे जन्मजात लेकर के अपने साथ पैदा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। 111 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि को हम कहते हैं IQ। IQ बराबर होता है मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आप सभी को बताया गया है बहुत बार। तो यहाँ देखेंगे यानी कि मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु बट गुना 100। राइट आंसर एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, तो डीवी ने, जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब जॉन डीवी ने अपना मतलब कि प्रयोगशाला का निर्माण किया था, ठीक है, 1910 में, तभी से उन्होंने कहा कि हर बालक क्या होते हैं, चिंतनशील सोच रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हर चिंतनशील बातों को किस पर आधारित किया, प्रकृति पर आधारित किया। ठीक है, क्योंकि जॉन डीवी जो थे वो प्रकृतिवादी थे। ठीक है, तो इसलिए यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क उस तर्क को कहते हैं जो उदाहरण से नियम की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, उसको हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात क्या आपके मन होगा, मतलब कि नियम में जाएंगे तो इसमें स्तर में कौन सा शामिल नहीं है। तो जब शामिल नहीं है भाई, तो उदाहरण हम कहाँ से देखते हैं, वातावरण से एक उदाहरण लेते हैं। तो वातावरण को हम क्या करते हैं, तो अवलोकन पर आधारित करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जब अवलोकन पर आधारित करते हैं तो फिर उसका प्रयोग करते हैं और उसके जनरलाइजेशन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कल्पना हम करते हैं किसके लिए,
यानी कि जो बातें क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, तो अमूर्त बातें क्या होती है, नियम पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसलिए ये आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल नहीं है। ये कल्पना वाली जो बातें होती है वो किस में होती है, तो निगमनात्मक तर्क में होती है। जैसे कि 2 जोड़ 8 कितना होगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, कल्पना है, क्योंकि ये अमूर्त व्यवस्थाओं पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो है ऐसे एग्जाम्पल को जो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, तो इसको हम कौन सा, यानी कि इसमें कल्पना की कोई जगह, मतलब कि नियम से जो उदाहरण की ओर जाएंगे इसमें कल्पना पर ही सारी बातें क्या होती है, आधारित होती है, यानी पूरा क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो जब हम सीखी हुई बात, जैसे कोई बात सीखते हैं, अभी जैसे पढ़ रहे हैं और उस पढ़ी हुई बातों को अगर हम भूल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, जिसे हम विस्मरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्मरण। चलिए, ठीक है, स्मरण नहीं होगा, मेमोरी तो कहेंगे नहीं, भूलने में मेमोरी नहीं रहता है, याद रहता है भाई। धारण नहीं करते हैं, धारण यानी आत्मसात करना, ग्रहण करना, और चिंतन भी हम नहीं कहते हैं, तो ये सब आपका नहीं होगा। राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति यानी मूल आदत होते हैं। तो मूल आदत जो होते हैं वो किसमें होते हैं, ये आपको बताना है। केवल मनुष्यों में होते हैं, केवल बिल्लियों तथा चूहों में होते हैं, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है, और चौथा है केवल कलाकारों में होती है। तो देखिए, जो मेन आदत होता है, जैसे किसी को खूब ठहाका मार के हंसने का आदत होता है तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। किसी को रोने का, यानी कि कितना भी धन आपके पास है फिर भी आप उदास हैं, तो ये एक आदत होती है, तो जो कि क्या होती है, जन्मजात होती है उदास रहने की। ठीक है, तो ये जैसे कि कुत्ते का आदत क्या होता है, भौंकने का, या फिर बिल्ली का आदत होता है मिमियाने का, तो ये सब क्या होती है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। लाग उसको समझा दीजिए, वो करेगा ही। ठीक है, तो ये सभी प्राणियों में होता है भाई। ठीक है, किसी की आदत होती है, किसी की मूल प्रवृत्ति होती है लड़ने की, झगड़ने की, खुश रहने की। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, सभी प्राणियों में, चाहे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, आदमी कोई भी रहे, ये सब में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर। ठीक है, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, तो ये है भाई किस पे, वनमानुस पर। वनमानुस का नाम था सुल्तान, क्या था नाम, सुल्तान था भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सही बात है, ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा मतलब कि हायर आईक्यू वाला है वो मतलब कि हर चीज में हायर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो बच्चे में भी उच्च होंगे। तो ये क्या है, ये सृजनशीलता है, अध्ययन है, विश्लेषण करना या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो ये देखिए मतलब कि तो ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो ये सृजनशीलता, सृजनशील बच्चे जो होते हैं उनकी जो चिंतन होती है वो क्या होती है, अपसारी होती है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि मूल रूप से ये क्या होते हैं, अपने डिसीजन, अपने फैसलों, अपने विभिन्न बातों पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जीनियस अगर नहीं भी है तो उनको समझ में है कि भाई हमें करना क्या है। वो कोई ना कोई काम या कोई किसी न किसी स्किल का यूटिलाइज करके वो क्या करता है, अपने जीवन का निर्वाहन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करना यानी कि अपने मतलब कि
ध्यान मतलब माइंड को सेंट्रलाइज करने की जो इंटरनल पोजीशन क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है कि नवीनता कहलाती है कि रुचि कहलाती है कि आकार कहलाती है? ठीक है, तो जब हम किसी चीज को ध्यान से क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, जैसे कि ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, मुझे लेना है, ये खाना मुझे बहुत पसंद है, तो एकदम कहीं भी चले जाए तो उसी पर ध्यान है, करे वो खाना हम नहीं खाए। ठीक है, तो जिस पे इंटरेस्ट होगा उससे आपके ध्यान क्या होंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, एकदम केंद्रित रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रुचि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रत्याह्वान विधि। बिल्कुल, प्रत्याह्वान विधि जो होता है, यानी बार बार जब आप बच्चे से कई प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं, ठीक है, और बच्चे जवाब देते जाते हैं, तो इस विधि से क्या होते हैं, आप बच्चे के मेमोरी का क्या करते हैं, यानी कि आकलन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, प्रत्याह्वान विधि है। फिर है दूसरा तार्किक विधि। तार्किक विधि यानी कि ये जो है स्मृति के मापन नहीं है। स्मृति क्या है कि जैसे कि न्यूटन के कितने नियम, तो 3 नियम, या आपको कहा जाता है थॉर्नडाइक के कितने नियम, तो कहते हैं 2 नियम, प्राथमिक नियम और मुख्य नियम। ठीक है, तो या गौण नियम, प्राथमिक नियम 3 और मुख्य नियम 5 बोलते हैं ना, तो उसे ये हो गया मेमोरी पे डिपेंड है। अब उनमें जब हम किसी डेफिनेशन को या एग्जाम्पल को देंगे तो ये हो जाती है तार्किक विधि, जो कि रटे नहीं जाते बल्कि समझे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है पहचान, आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है, बिल्कुल जो है मेमोरी का मापन करने के लिए क्या है भाई, जरूरी है। उसके बाद है पुनः सीखने विधि, ये भी क्या है, यानी कि जरूरी है। तो क्या नहीं है जरूरी, तो क्या होगा, तार्किक विधि हो जाएगा। तार्किक विधि को छोड़ करके अन्य सभी विधियां जो हैं वो स्मृति मापन की विधियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कि हम कहते हैं टैट। टैट का विकास किया गया किसके द्वारा? ठीक है, साइमंड के द्वारा, होल्टजमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, पेलक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा मरे। ठीक है, मरे के द्वारा जो है क्या किया गया था, यानी कि अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का विकास किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 25 प्रश्नों को देखा। तो चलिए आपका कैसा अनुभव रहा, बिल्कुल आप अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है, तब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।